नमस्कार, द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर कौर नंदिनी। किसी एक समुदाय के लोगों द्वारा खुद को श्रेष्ठ नस्ल का मानना और दूसरे के धर्म व संस्कृति को तुच्छ या नीच समझना इंसानी नफरत की पराकाष्ठा ही हो सकती है। एक समुदाय की दूसरे समुदाय के लोगों से ऐसी ही नफरत ने पिछली सदी में मानव जाति के इतिहास के सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया था, जिसे दुनिया होलोकास्ट के नाम से जानती है। होलोकास्ट यानी यहूदी कौम को जड़ से मिटा देने की एक संगठित कोशिश। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने इसी नफरत भरी सोच और आंख मूंद कर उस पर यकीन करने वाले समर्थकों की भीड़ की मदद से 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया, जिनमें 15 लाख बच्चे थे। लेकिन बर्बरता की उस प्रलय में भी कुछ लोगों ने नफरत को नहीं, प्रेम को चुना। आज बात ऐसी एक शख्सियत की जिनकी जीवन गाथा मानवता के इतिहास में सदा याद की जाएगी। हम बात कर रहे हैं इरेना सैंडलर की। इरेना सैंडलर का जन्म 15 फरवरी 1910 को पोलैंड के शहर वार्सो में हुआ। इरेना के पिता स्टानिस्लो क्रिस्नोस्की एक डॉक्टर थे जो कि गरीब लोगों का इलाज किया करते थे। इनमें एक बड़ी संख्या यहूदियों की हुआ करती थी। 1917 में उनके मरीजों के बीच टाइफस की बीमारी फैल गई। इसी दौरान वह खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गए और इसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 1927 से इरेना ने कानून की पढ़ाई शुरू की और उसके बाद वार्सो यूनिवर्सिटी में पॉलिश लिटरेचर का अध्ययन किया। 1932 से 1937 के बीच उनकी पढ़ाई में काफी रुकावटें आईं। इस दौरान उनकी छवि एक कम्युनिस्ट और यहूदी समर्थक छात्रा की रही। पोलैंड में 30 के दशक में शुरू की गई बेहद आपत्तिजनक और भेदभावपूर्ण व्यवस्था घेटो बेंचेस सिस्टम का इरेना ने विरोध किया। घेटो बेंचेस सिस्टम के तहत शिक्षण संस्थानों में यहूदी छात्रों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद यहूदी छात्रों पर हिंसक हमले भी हुए थे। इरेना की पढ़ाई जारी ही थी कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से इरेना अपना फाइनल एग्जाम नहीं दे पाई। इसी बीच सैंडलर एक लीगल काउंसलिंग और सोशल हेल्प क्लिनिक में मदर एंड चाइल्ड असिस्टेंट सेक्शन में नौकरी करने लगी। उन्होंने इस दौरान गरीब महिलाओं के लिए काम किया। 1935 में सरकार ने इस सेक्शन को खत्म कर दिया, जिसके बाद इस सेक्शन से जुड़े ज्यादातर सदस्यों ने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर में नौकरी कर ली। इसमें इरेना भी शामिल थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मन ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसे दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। रूस यानी तत्कालीन सोवियत यूनियन ने जर्मनी के साथ एक संधि की थी, जिसके तहत उसने भी 17 सितंबर को पोलैंड पर हमला बोल दिया। पोलैंड इन दोनों शक्तियों के सामने ज्यादा नहीं टिक सका और 6 अक्टूबर को जर्मन सोवियत यूनियन का यह अभियान खत्म हो गया। पोलैंड की हार हुई। इसका 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया गया, जिसके एक हिस्से पर जर्मन का अधिकार था, जबकि दूसरे हिस्से पर सोवियत यूनियन का अधिकार हो गया। नवंबर 1940 को करीब 4 लाख यहूदियों को वार्सो शहर के एक छोटे से हिस्से में नाजियों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस हिस्से को वार्सो घेटो का नाम दिया गया। इस इलाके को सील कर दिया गया। वार्सो घेटो 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में फैली एक जगह थी, जिसमें 4,60,000 यहूदियों को रखा गया। छोटे छोटे कमरों में 9 से 10 लोगों के ठहरने की व्यवस्था हुआ करती थी। यहूदियों को बहुत कम मात्रा में खाना दिया जाता था। वार्सो घेटो नाजियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा घेटो था। वार्सो घेटो से यहूदियों को मास किलिंग सेंटर ले जाया जाता था, जहां उन्हें गैस चैम्बर और दूसरे तरीकों से मार दिया जाता था। 1942 के गर्मियों तक करीब 2.5 लाख यहूदियों को घेटो से मास किलिंग सेंटर भेज दिया गया था। इसी घेटो सेंटर में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कर्मचारी होने की वजह से सैंडल और उनके एक सहयोगी को टाइफस के लक्षण की जांच करने के लिए जाने की इजाजत मिल गई। नाजियों को डर था कि ये बीमारी घेटो के बाहर फैल सकती है। इस निरीक्षण के बहाने वे दोनों दवाइयां
साफ सफाई का सामान और अन्य जरूरत की चीजों को यहूदी बस्ती यानी घेटों में ले गई। आपको बता दें कि जर्मन प्रशासित पोलैंड में अक्टूबर 1941 के बाद से यहूदियों की मदद करना बेहद खतरनाक था, क्योंकि यहूदियों की मदद करने वाले और उसके परिवार को मौत की सजा भी दी जा सकती थी। सैंडलर ने जल्द ही जेगोटा नाम के भूमिगत संगठन को ज्वाइन कर लिया। इस संगठन का मकसद यहूदियों की मदद करना था। हालांकि 1942 के अंत में जब जेगोटा ने काम करना शुरू किया, तब तक वारसा के ज्यादा यहूदी मारे जा चुके थे, लेकिन फिर भी बचे हुए यहूदियों की एक बड़ी संख्या को बचाने में ये संस्था कामयाब रही। सैंडलर ने जेगोटा के डिपार्टमेंट फॉर द केयर ऑफ जूइश चिल्ड्रन के निर्देशक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। सैंडलर और उनके साथियों ने अपनी जान पर खेलकर यहूदी बच्चों की जान बचाई। बच्चों को घेटों के बाहर निकालने के लिए उन्होंने कई तरीकों का इस्तेमाल किया। कभी सूटकेस, कभी कपड़ों की पोटली, कभी आलू के बोरों में भरकर, कभी सीक्रेट सुरंग या सीवर लाइन के जरिए बच्चों को घेटों से बाहर सुरक्षित निकाला गया। घेटों में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। परिस्थितियां इतनी खौफनाक हो चुकी थी कि सैंडलर यहूदी माता पिता को उनके बच्चों के बचने का आश्वासन भी नहीं दे सकती थी। वे कहती थी, अगर बच्चे घेटों के बाहर निकल गए तो कम से कम उनके पास जिंदगी का एक मौका तो होगा। घेटों से बाहर निकाले गए बच्चों को कुछ धार्मिक संगठनों और कुछ गैर यहूदी परिवारों के पास रखा गया। ये वो लोग थे जो यहूदियों से सहानुभूति रखते थे। 1943 में नाजी सीक्रेट पुलिस गेस्टापो ने सैंडलर को गिरफ्तार कर लिया। वे सैंडलर से बचाए गए बच्चों की जानकारी और जेगोटा के दूसरे साथियों के बारे में जानना चाहते थे। सैंडलर ने उन्हें कुछ नहीं बताया। जेल में सैंडलर को काफी टॉर्चर भी किया गया, लेकिन वे टस से मस न हुई। आखिर में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन जेगोटा के सदस्यों ने जेल के कुछ अधिकारियों को रिश्वत देकर सैंडलर को बचा लिया। मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी सैंडलर अपने मकसद से नहीं भटके। बाहर निकलकर फिर वे यहूदी बच्चों की मदद में जुट गईं। हालांकि वे जानती थी कि उन पर नाजी नजर रखे हुए हैं। सैंडलर और उनकी टीम ने कितने बच्चों को बचाया इस बारे में पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इन लोगों ने 2500 बच्चों को बचाया था। बचाए गए बच्चों से जुड़ी जानकारी की लिस्ट को एक कांच के मर्तबान में रखकर नाजियों की नजर से बचाकर जमीन में दबा दिया गया था, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जमीन से खोदकर निकाला गया। उस मर्तबान में बचाए गए बच्चों की जानकारी जेगोटा के मेंबरों ने इसलिए रखी थी ताकि सब कुछ ठीक होने के बाद उन बच्चों को उनके माता पिता को सौंपा जा सके। मगर युद्ध के बाद अधिकतर बच्चों के माता पिता मारे जा चुके थे। सैंडलर व उनके साथियों ने एक ऐसी कौम की नई पीढ़ी को बचाया था जिनका अस्तित्व मिटा देने की नाजियों ने पूरी कोशिश की थी। जरा सोच कर देखें, 2500 बच्चों की ये गिनती मानव जाति की एक पूरी नस्ल को खत्म होने से बचाने में कितनी मददगार साबित हुई होगी। किसी एक इंसानी जान को बचाना मानवता के लिए किए गए किसी भी कार्य से बड़ा काम कहा जा सकता है। इरेना सैंडलर सहित जेगोटा की उस टीम के उस जज्बे को सलाम, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मानवता को जीवित रखा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक इरेना सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती रहीं। 1999 में अमेरिका के हाई स्कूल की 4 छात्राओं ने उनके जीवन पर आधारित नाटक लाइफ इन अ जार का मंचन किया। इस नाटक को अभूतपूर्व सफलता मिली। अमेरिका और दुनिया के कई देशों में इसका मंचन भी हुआ। इस नाटक ने इरेना की कहानी को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इरेना ने जब इस नाटक के बारे में जाना तो इन छात्राओं को लिखे पत्र में कहा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं पर यह सच भी छाया हुआ है कि मेरे सभी साथी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, उनमें से कोई भी इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सका और वे उन सम्मान से वंचित रह गए जो मुझे मिले।
इरेना को 2008 में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। उसी साल 12 मई 2008 को पोलैंड के वार्सा में 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इरेना सैंडलर का जीवन हमसे कहता है कि अगर पूरा समाज भी नफरत के सैलाब में बह जाए, तब भी मानवता और प्रेम का मार्ग हमें नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियों को ठीक करने के लिए किसी युग नायक का इंतजार बेमानी है। आप जहां हैं, वहीं से बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। मानवता के सबसे बड़े सिपाही वही लोग बने जिन्होंने भीड़ की आवाज न सुनकर अपने विवेक को सुना और सच का साथ दिया। आज बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।